हम डिस्कस करेंगे काशी-रीमान इक्वेशन क्या होती हैं, इससे रिलेटेड कोई थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखें, इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो वो लाजिमी वो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काशी-रीमान इक्वेशन क्या होती हैं। देखें, लेट अ फंक्शन f बी डिफाइंड बाई f ऑफ z इज इक्वल टू u, जो कि फंक्शन हो एक्स वाई का प्लस आयोटा v भी फंक्शन है एक्स वाई का, वेयर u एंड v आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x एंड y। ये जो u एंड v आपको नज़र आ रहे हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन है x एंड y में। लेट अस डिनोट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब देखिए वो कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y करेंगे तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फिर जो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन अगर ux vy के इक्वल हो जाता है और uy नेगेटिव vx के इक्वल हो जाता है मीन कि ये जो आपके पास इक्वेशन दो इक्वेशन बनी है ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल निकल आती है और इसकी वैल्यू इसके नेगेटिव के इसके इक्वल निकल आती है। तो फिर हम कहेंगे देन वी से दैट द फंक्शन f ऑफ z सेटिस्फाई द सीयर इक्वेशन और काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशनें होल्ड करती हैं तो फिर हम कहेंगे कि आपके पास जो फंक्शन f ऑफ z जो है ये जो फंक्शन f ऑफ z है ये सेटिस्फाई कर रहा है सीआर इक्वेशन को या काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को। इस तरह भी इसे लिख सकते हैं सिंपल अल्फाज में शॉर्टकट में CRD इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन जैसा कि ये फंक्शन है, जैसा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इसमें x एंड y क्या हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया x एंड y में। तो फिर हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव u एंड v के करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड y तो और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन f ऑफ z है ये सेटिस्फाई कर रहा है काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को। मीन के u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें और इसके साथ माइनस का साइन लगाएं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो काशी-रीमान इक्वेशन है और वो जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। वो जो फंक्शन है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन वो CRD इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, देखें ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, लेट u जो कि फंक्शन है एक्स वाई का, u फंक्शन एक्स वाई u वेरिएबल x में भी हो सकता है y में भी हो सकता है या दोनों में भी इंक्लूड हो सकता है। इसका ये मतलब है u इंटू एक्स वाई, ये जो एक्स वाई आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि u फंक्शन है एक्स वाई का और u की जगह x भी अकेला हो सकता है या y भी अकेला हो सकता है या एक्स वाई एक साथ भी हो सकते हैं। इसी तरह v भी बिल्कुल सेम केस है, u और v बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x नॉट y नॉट कुछ सम नेबरहुड इस पॉइंट के कुछ नेबरहुड में डिफाइन है ये दो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन। अब और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि यहाँ पर कंसीडर द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u जो कि फंक्शन हो एक्स वाई का प्लस आयोटा v जो कि फंक्शन हो एक्स वाई का। इफ़ f इज़, अब देखिए ये हमने खुद से एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिया है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है ये भी, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। और यहाँ पर बताया इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट z नॉट। अब ये कोई जो फंक्शन है वो z नॉट z की जगह z नॉट पुट करने पर फंक्शन क्या है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है और u एंड v पोजेसेस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एट x नॉट y नॉट एंड सेटिस्फाई काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन। कि देखें ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ना, इसमें आप z की जगह z नॉट फंक्शन पुट कर दें तो फंक्शन क्या हो जाता है डिफरेंशिएबल हो जाता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो u और v पोजेसेस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एट x नॉट y नॉट। अगर z की जगह z नॉट रख दें तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। फिर हम शो करेंगे कि अगर जो फंक्शन जो है वो z नॉट पुट करने पर डिफरेंशिएबल हो जाता है तो वो काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वहाँ पर CRD इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी। तो हमने इस थ्योरम में इतना ही करना है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और बताया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है z की जगह z नॉट रखने पर डिफरेंशिएबल हो जाता है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो CRD इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस थ्योरम में जस्ट इतना ही करना है। मेन बात मैं आपको बताऊँ कि जो इस थ्योरम हम करने जा रहे हैं वो ये
ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो वहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस थ्योरम में जस्ट यही बताना है। देखें, इसके बाद इसका कन्वर्स करेंगे जो कि ट्रू नहीं होता, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। सिंस एफ प्राइम इंटू जेड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बताया गया है कि एफ फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है जेड नॉट के ऊपर, इट मीन एफ प्राइम इंटू जेड नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मैंने अपने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी लिमिट यूनिक आती है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एफ प्राइम इंटू जेड नॉट एग्जिस्ट होगा, देयरफॉर द लिमिट एफ प्राइम इंटू जेड नॉट। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एफ प्राइम इंटू जेड नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। इसके साथ भी एफ, इसके साथ भी एफ, तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। एरो को माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे, मीन के ये याद रखने का तरीका है। अब देखें, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट को वैसे लिख दें, एफ ऑफ जेड की आपको ये वैल्यू जो है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो हमने लेट किया खुद से वो उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक हो गया। माइनस को वैसे लिख दें एफ ऑफ जेड नॉट, अगर यहाँ पर जेड की जगह जेड नॉट होता तो क्या होता, तो यहाँ पर यू इंटू एक्स नॉट वाई नॉट होता प्लस बी इंटू एक्स नॉट वाई नॉट होता, तो मैंने उसकी जगह ये लिख दिया। अब जेड आपको पता है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो उसकी जगह मैं लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड नॉट को क्या लिखूंगा, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट लिखूंगा। अब जेड टेंड टू जेड नॉट को वैसे लिख दूंगा, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा। अब यहाँ से मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, देखें। अब यहाँ पर देखें, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसको मैंने एक साथ लिख दिया, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया, बस आयोटा को कॉमन निकाल कर इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया। और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है कि जो आपके पास रियल पार्ट है उसको आप एक साथ लिखेंगे, आयोटा को कॉमन निकाल के इमेजिनरी पार्ट को आपने एक साथ लिखना है। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें, अब क्योंकि बताया गया एफ प्राइम इंटू जेड नॉट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब इसकी ये एग्जिस्ट होगी, ये इन्फिनिट नहीं आएगी, ये फाइनाइट आएगी और ये यूनिक आएगी इसकी लिमिट। तो हम कहेंगे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर z अप्रोचेस टू z नॉट। अब देखें, फर्स्ट लेटिंग z टेंड टू z नॉट अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द रियल एक्सिस। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि फर्स्ट लेट करें z टेंड टू z नॉट को अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस में ले रहे हैं। रियल एक्सिस का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस जिसमें y को हमने क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। y 0 होता है ना, रियल एक्सिस में एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है तो y को 0 रखने के लिए y की जगह y नॉट रख देंगे, क्योंकि एक्स एक्स से y की जगह y नॉट रखेंगे तो y खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर विच z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y नॉट पुट करेंगे, z की जगह क्या रखेंगे। अब हमने क्या करना है, रियल एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स को वैसे लिखेंगे, यहाँ पर y होगा उसकी जगह क्या रख रहे हैं, अब हम y नॉट, तो y नॉट पुट करते हैं प्लस वी गेट फ्रॉम 1। अब इस 1 से हम लेट कर रहे हैं एफ प्राइम इंटू जेड नॉट को वैसे लिख दें, लिमिट जेड इंटू जेड। अब देखिए यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया था ये प्लेलिस्ट नंबर 1 में मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर कोई फंक्शन जो है, जब भी हम प्लेन के ऊपर अगर किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को डिनोट कर देते हैं तो वो जो प्लेन होता है वो कम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है या वो प्लेन जो है जेड प्लेन बन जाता है, ठीक। अब वो वही केस है, अगर आपके पास जेड प्लेन है तो उसके अंदर एक्स और वाई होंगे। अब हम ले रहे हैं अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द रियल एक्सिस, मीन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो वाई को 0 बनाने के लिए वाई की जगह वाई नॉट पुट कर दिया है। अब हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो अब वाई को क्या रख रहे हैं, वाई नॉट, तो वाई की जगह वाई नॉट पुट कर दिया। अब हम कह रहे हैं वी गेट फ्रॉम 1, इस 1 इक्वेशन से हम हासिल करेंगे, देखें एफ प्राइम इंटू जेड नॉट लिमिट। अब y को तो y नॉट पुट कर दिया ना, y की जगह y नॉट पुट कर दिया है। कौन सी लाइन ले रहे हैं, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो लिमिट x की यूज़ होगी, y की जगह y नॉट पुट कर दिया है, y एक्सिस खत्म हो जाएगा, y की जगह y नॉट पुट कर दिया है, ठीक। अब हम x की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 u इंटू y की जगह पुट कर दें y नॉट, u एक्स नॉट y नॉट को वैसे लिख रहे हैं प्लस एटा y की जगह पुट कर दें y नॉट, और यहाँ पर भी y की जगह पुट कर देंगे। जैसे ही इसकी जगह y की जगह y नॉट पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, ठीक हो गया, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप क्या करें, लिमिट को इसके साथ भी लिख दें, इसको इसके साथ भी लिख दें, लेकिन पहले एलसीएम को ब्रेक करें, एलसीएम को इस पर भी डिवाइड कर दें, इसके ऊपर भी डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद देखें लिमिट x टेंड टू 0 x टेंड टू एक्स नॉट, ठीक हो गया, और इसके साथ लिमिट अलग लगा दें, प्लस एटा को बाहर निकाल दें, इसके साथ लिमिट को अलग लगा दें, और ये जो एलसीएम है ना इसका, इसके साथ भी डिवाइड कर दें, इसके साथ भी अलग से डिवाइड कर दें और इसको सॉल्व करें। देखिए अब इसे मैं लिख सकता हूँ ना, u इंटू ये लिमिट x टेंड टू एक्स नॉट है, u इंटू एक्स कोमा वाई नॉट माइनस यू इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, ये एक्स नॉट वाई नॉट और ये भी एक्स नॉट वाई नॉट सेम है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट है, तो ये क्या बनेगा, u
का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है, एक्स टेंड टू एक्स नॉट है ना, तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। ये सेम वही केस है जिस तरह हम पहले करते थे ना, जहाँ पर हमने इस तरह किया था। देखें लिमिट z टेंड टू z नॉट था, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। तो इसको किस तरह लिखा था, ये जो चीज़ होती है ना ये आती है z नॉट, तो z नॉट वैसे आया एफ प्राइम इंटू z नॉट। तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है, z के रिस्पेक्ट। तो मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट हो गया, x के रिस्पेक्ट। तो u है ना, वहाँ पर क्या था f था, तो f लिखा था हमने। अब यहाँ पर क्या है u है, तो u लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, x नॉट y नॉट। ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो ये आएगा प्लस अयोटा, और ये जो है ये फंक्शन क्या है फिर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x टेंड टू x नॉट विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो v इंटू एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, v का, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो v इंटू एक्स लिखा हुआ है इंटू कौन सा पॉइंट पुट करने पर x नॉट y नॉट। तो ये फंक्शन क्या हो गया, अब पार्शियल डेरिवेटिव u एंड, अब यहाँ पर एक और बात बता रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ux एंड vx एग्जिस्ट एट x नॉट y नॉट ऑन द राइट हैंड साइड बिकॉज। अब देखें पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो u नॉट एंड एक्स नॉट एग्जिस्ट हो रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ux और vx एग्जिस्ट हो रहे हैं एट x नॉट y नॉट के ऊपर। एग्जिस्ट हो गए क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पर ux और vx एग्जिस्ट हो गए एट x नॉट y नॉट के ऊपर राइट हैंड साइड पर। जब एग्जिस्ट हो जाए तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एग्जिस्ट होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी f प्राइम इंटू z नॉट एग्जिस्ट होगा। हेंस हम कहेंगे कि f प्राइम इंटू z नॉट इज इक्वल टू होगा u इंटू एक्स, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू x नॉट y नॉट प्लस अयोटा v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू x नॉट y नॉट। अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक हो गया। अब सेकंड लेटिंग z टेंड टू z नॉट अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस। अब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस की बात कर रहे हैं। सेकंड लेटिंग z टेंड टू z नॉट अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, y एक्सिस की बात कर रहे हैं जिसमें x को हमने क्या रखना है, 0 रखना है, x को 0 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर विच जिसमें z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y होता है, x की जगह हम रखेंगे x नॉट, तो क्या बनेगा z इज इक्वल टू x नॉट प्लस अयोटा y वी गेट फ्रॉम 1। अब 1 में आप x की जगह पुट कर देंगे x नॉट, x की जगह पुट कर देंगे x नॉट, y को वैसे लिखा रहने देंगे, ठीक हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, z इज इक्वल टू z नॉट अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, इट मीन y एक्सिस। तो लिमिट कौन सी यूज होगी, y टेंड टू y नॉट की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें प्राइम टू z नॉट लिमिट, अब y टेंड टू y नॉट होगा और u इंटू एक्स नॉट वाई माइनस यू इंटू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस योटा v इंटू एक्स नॉट। अब देखिए यहाँ फंक्शन में जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, उसमें x की जगह एक्स नॉट पुट कर दिया, बाकी को कुछ नहीं किया, वैसे लिखा रहने दिया। अब ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस यहाँ पर अयोटा रह जाएगा। अब इसको अयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट को इसके ऊपर भी डिवाइड कर दें, इसके ऊपर भी डिवाइड कर दें। जैसे आप इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे ना, जैसे आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो अयोटा से अयोटा खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट यूज़ होगी, लिमिट इसके साथ भी अलग से लगा दी, इसके साथ भी अलग से लगा दी। अब हुआ यूँ है कि देखिए लिमिट वाई टेंड टू वाई नॉट यू इंटू एक्स नॉट वाई माइनस यू इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, इसको वैसे लिखा रहने दिया, इसके ऊपर भी मैंने लिमिट को अलग से डिवाइड कर दिया। अब फिर एक और बात, अब इस अयोटा को बाहर लिख दिया, लिमिट इसके साथ भी अलग से लगा दी और इसको इसके ऊपर भी डिवाइड कर दिया। इस वाई नॉट यू इंटू एक्स नॉट y minus u into x naught y naught divided by iota into y minus y naught plus iota limit y tends to y naught v into x naught y minus v into x naught y naught divided by iota into y naught y माइनस वाई नॉट। अब देखें ये जो अयोटा है 1 अपॉन अयोटा को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो चीज़ बन रही है इस अयोटा को छोड़कर, क्योंकि इसे हमने बाय लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ है ये किसका डेरिवेटिव है, u का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, u है। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो u इंटू वाई किस पॉइंट पर, x नॉट y नॉट प्लस। अब देखें अब ये जो अयोटा है इस अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा ये अयोटा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट y टेंड टू y नॉट। अब ये किस चीज़ का आपके पास फार्मूला है, डेरिवेटिव का बन रहा है, v का फार्मूला, v का डेरिवेटिव है ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y किस पॉइंट पर, x नॉट y नॉट पे, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखें यहाँ पर 1 अपॉन अयोटा को मैंने लिख दिया माइनस अयोटा, क्योंकि इसको जब मैं रेशनलाइज करूँगा तो इसका आंसर आएगा माइनस अयोटा के। ये आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो इस तरह देखें, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब इसे मैं लिख सकता हूँ अयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अयोटा। अब देखें 1 अपॉन अयोटा, माइनस को इस तरफ लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा के, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी माइनस अयोटा के। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर, अब यहाँ पर देखें ये क्या कह रहा है, एफ प्राइम इंटू z नॉट इज इक्वल टू माइनस अयोटा इंटू यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन द बोथ साइड। इक्वेशन 2 और 3 के दोनों तरफ आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। तो इसका रियल पार्ट कौन
सा है, ये वाला पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था। अब ये रियल पार्ट है, इक्वेशन 3 का रियल पार्ट ये वाला है। अब इक्वेशन 2 का रियल पार्ट देखते हैं। देखें तो आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो उस इक्वेशन 3 के उस रियल पार्ट को इक्वेशन 2 के इस रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे। अब इक्वेशन 2 के इस इमेजनरी वाले पार्ट को इक्वेशन 2 के इस इमेजनरी पार्ट को इक्वेशन 3 वाले जो इमेजनरी पार्ट है उसके इक्वल करेंगे। देखें ये रियल पार्ट है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, जो इक्वेशन 2 का जो रियल पार्ट था ये वो वाला है, वो इक्वेशन 3 के जो रियल पार्ट है उसके इक्वल करेंगे कंपेयर करने पर। अब इक्वेशन 2 का जो आपके पास वो इमेजनरी पार्ट है उसको इक्वल करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के इमेजनरी पार्ट से, ये वाला u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू नेगेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल आएगा, जो कि इमेजनरी पार्ट है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। अब देखिए ये तो आपके पास CRD इक्वेशन है, काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि सेटिस्फाई हो चुकी है। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x लें तो इक्वल होना चाहिए v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो वो नेगेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल आना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, इट मीन काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। जब यहाँ पर काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अब हमने इस थ्योरम में ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट z0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो वो वहाँ पर काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। देखें इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी इस थ्योरम की स्टेटमेंट। पहले इस थ्योरम में बताया गया था, ये देखें यहाँ पर बताया गया था ना, पहले हमने लेट किया था कि u और v कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन है नेबरहुड x नॉट y नॉट के। फिर हमने कहा था कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू, जिसमें ये आपके पास फंक्शन हो सकता है x y का, और ये भी फंक्शन होगा x y का, और ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजनरी पार्ट होगा। ये आपके पास टोटल क्या हो गया, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब अगर ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और उसने बताया है कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये थ्योरम की स्टेटमेंट में खुद से बता दिया उसने कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो z नॉट के ऊपर, जिसमें x नॉट y नॉट के पॉइंट आते हैं नेबरहुड के। तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो z नॉट के ऊपर तो आप शो करें u एंड v पोजेसेस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x नॉट y नॉट और सेटिस्फाई CRD इक्वेशन। अगर कोई फंक्शन z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो वो वहाँ पर काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन की दो कंडीशन है वो वहाँ पर वो सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि बताया गया था फंक्शन डिफरेंशिएबल z नॉट के ऊपर, तो हमने उसकी कंडीशन को लेकर चले, जो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है इस प्लेलिस्ट में जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन पढ़ी थी उसमें f प्राइम इंटू z नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो उसकी कंडीशन को हम लेकर चले, उसके फार्मूले को लेकर चले f प्राइम इंटू z नॉट, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंशिएबल था तो हमने लिख दिया f प्राइम इंटू z नॉट डिफरेंशिएबल है। वहाँ पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करी थी। इसकी जो दो इक्वेशन बनी थी, एक x एक्सिस पर लिमिट अप्लाई करने पर, एक y एक्सिस पर लिमिट अप्लाई करने पर, जो दो इसकी कंडीशन बनी है वो दो कंडीशन की मदद से हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है z नॉट के ऊपर तो वो वहाँ पर काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसने काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब फिर एक और बात बताई जा रही है रिमार्क में। देखें रिमार्क में एक और बात इन्होंने बताई है, वो ये लिखी हुई है। देखिए वो बात ये लिखी हुई है कि फ्रॉम द अबव थ्योरम वी लर्न दैट काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन आर नेसेसरी इन ऑर्डर दैट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बी डिफरेंशिएबल। कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो हमने काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया। तो वही बात बताई है यहाँ पर। देखें फ्रॉम द अबव थ्योरम वी लर्न दैट काशी रेमान डिफरेंशियल इक्वेशन आर नेसेसरी इन ऑर्डर दैट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बी डिफरेंशिएबल। अब एक और बात, एट दोज पॉइंट where the Cauchy-Riemann differential equation are not satisfied, उस पॉइंट पर जहां पर ये Cauchy-Riemann differential equation इक्वल ना हो, सेटिस्फाई ना हो, ये Cauchy-Riemann differential equation सेटिस्फाई ना हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर u प्लस आयोटा v कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, वहां पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो तो वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, एज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये बात इस एग्जांपल में बताई जा रही है। उस वाले एग्जांपल में हमने ये बात बताई है, इस वाले थ्योरम का या एग्जांपल का है, इस वाले थ्योरम में हमने ये कहा कि अगर कोई पॉइंट अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो किसी पॉइंट z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, अब डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट के ऊपर, तो वो वहाँ पर Cauchy-Riemann डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसने सेटिस्फाई कर दिया। अब इस थ्योरम में ये बात बताई जा रही है कि अगर Cauchy-Riemann डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात इस थ्योरम में बताई जा रही है। अब ये थ्योरम इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ये देखें f ऑफ z इज इक्वल टू
जेड मॉड का स्क्वायर, फिर जेड मॉड आपके पास किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर की अंडर रूट। जैसे इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ हमने इससे पहले वाली वीडियो में, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो हमने इसी चीज़ को पढ़ा था, इसी हमने एग्जाम्पल को पढ़ा था कि एफ ओ जेड इज इक्वल जेड मॉड का स्क्वायर, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। और हमने देखें इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इस फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब ये वही चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है। देखें, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो ये वही बात है, ये फंक्शन अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इसमें काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देखें, कंसीडर द फंक्शन, हमने ये फंक्शन ले लिया, अब हमने ये फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन में क्या है, देखें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मार्क का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लस, अब इस वी को छोड़े प्लस आयोटा इंटू जीरो हमने खुद से ले लिया। जैसे इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही चीज़ वापस मिल जाएगी हमें। अब हमें इसे कंपेयर करना है ना किस वाले फंक्शन से, हमारा जो फंक्शन था, देखें हमारे पास ये इस टाइप का फंक्शन था ना, जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू, जो कि फंक्शन था एक्स वाई का प्लस आयोटा वी, ये भी फंक्शन था कोई एक्स वाई का, इस तरह का फंक्शन था ना। अब हमारे पास क्या है, देखें अब हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये इस टाइप का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनके साथ अब दोनों के साथ अयोटा नहीं है, तो इट मीन ये क्या हो गया, ये आपके पास रियल पार्ट हो गया प्लस अयोटा इंटू ज़ीरो। तो अयोटा इंटू ज़ीरो क्या हो गया आपके पास, ज़ीरो क्या हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब देखें यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो यहाँ से देखें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, ये 1 है और ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2 होगी। जैसे ही इसका आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा u जो कि फंक्शन होगा x y का, वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसी तरह v जो कि फंक्शन है एक्स वाई का, v जो कि फंक्शन एक्स वाई का, वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखें यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर मैंने u को लिख दिया एक्स नॉट वाई नॉट का, तो वो लिखे या ना लिखे, इन्होंने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, और v को लिख दिया इन्होंने ज़ीरो के इक्वल। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब देखें ये चीज़ मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको अलग से समझाने की कोशिश की है। तो ये देखें इस तरह से जी, तो देखें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर होता है। अब मैंने इसे लिख दिया u इंटू एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर वी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो के। अब देखें यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को देख रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को लेकर चल रहा हूँ। वो क्या बता रहा है, एट दोज पॉइंट वी आर द काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर मैं काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा कि वो सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पर, फिर उस समय क्या होगा, फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये चीज़ कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो फंक्शन है वो काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर इस एग्जांपल में बताई जा रही है। देखें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा तो क्या आएगा, 2y आएगा। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा या v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा तो 0 0 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर देखा है इसके क्लियरली पार्शियल डेरिवेटिव u और v के एग्जिस्ट करते हैं, पर यहाँ पर जो काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो यहाँ पर देखें वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखें क्लियरली ऑल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह पर। काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड, काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यहाँ पर पहुँचती है 2x इज इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू y। अब ये दो चीज़ें इक्वल नहीं है। यहाँ पर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के इक्वल नहीं है, और u y इज इक्वल टू नेगेटिव vx के इक्वल भी नहीं आ रहा। 2x इक्वल आ रहा है 0 के, 2y इक्वल आ रहा है 0 के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, विच आर सेटिस्फाई ओनली एट द ओरिजिन। वो ये बात बता रहा है कि जो काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो ओरिजिन के अलावा बाकी किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसका आंसर 2x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू y आ रहा है, 2y इक्वल टू 0 आ रहा है, 2x भी 0, 2y भी 0, तो बराबर नहीं आ रही ना। तो हम कहेंगे रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, विच आर सेटिस्फाई ओनली एट द ओरिजिन, जो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई होगी। क्योंकि ओरिजिन के ऊपर, अब देखें ओरिजिन के ऊपर क्यों सेटिस्फाई होगी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसी थ्योरम
देखें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बिल्कुल सेम इसी फंक्शन को प्रूव किया था कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन सिर्फ ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखें विच सेटिस्फाई ओनली एट द ओरिजिन z इज इक्वल x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 हो ना, ये z अगर 0 हो तब जाकर ये फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओरिजिन के ऊपर। अगर फंक्शन ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाए तो वहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और उसका डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी ओरिजिन के ऊपर। अगर ओरिजिन के अलावा अगर कोई पॉइंट है और फंक्शन भी इस टाइप का है कि एफ ओ जेड इज इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर है, तो वहाँ पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ओरिजिन के अलावा, और वहां पर भी काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब आगे क्या बताया जा रहा है देखें, सो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट द ओरिजिन। वही बात, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। अगर ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पर ओरिजिन के ऊपर ही उसकी काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, विच हैज़ प्रूव्ड अर्लियर। इस चीज़ को हमने पहले ही प्रूव कर लिया था कि फंक्शन जो है सिर्फ ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल होने से के साथ उसकी कंडीशन काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर ओरिजिन के ऊपर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी और के पॉइंट अब ये फंक्शन जो है ओरिजिन के अलावा बाकी किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक हो गया। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब ये जो अब देखें मैं आपको एक और बात बताऊँ। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है, ये जो चीज़ यहाँ पर क्या बताया जा रहा था, यहाँ पर ये बताया जा रहा था। देखें अब यू और वी कोई दो रियल कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर अब इस थ्योरम का कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स देखें, कन्वर्स को अगली वीडियो में मैं नहीं कर रहा, इसी वीडियो में करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगली वीडियो में फिर आपको समझ नहीं आएगा ना। अब देखें अब u और v क्या थे, तो रियल वैल्यूड फंक्शन थे, और v एक्स वाई का फंक्शन थे, दोनों एक्स वाई का फंक्शन थे, और वो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट के नेबरहुड में कुछ नेबरहुड में डिफाइन थे। अब फिर एक और बात बताई जा रही थी कि हमने ये भी एक थ्योरम है, ये थ्योरम इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ले लिया, एफ ओ जेड इज इक्वल टू यू जो कि फंक्शन है एक्स नॉट वाई एक्स वाई का आयोटा वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। अब ये मैंने आपको बताया ना एक्स वाई के फंक्शन है, और ये कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट के नेबरहुड में डिफाइन है, ये दो यू और वी डिफाइन है एक्स नॉट वाई नॉट में। और अब फिर यहाँ पर एक और बात बताई जा रही थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल था z नॉट के ऊपर, तो हमने ये प्रूव कर दिया, इसको लेकर चले थे। z डिफरेंशिएबल था, f डिफरेंशिएबल था z नॉट के ऊपर, हमने ये लेकर चला और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो वहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स करने लगे हैं, कन्वर्स क्या होगा कि अगर कोई वहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर कोई फंक्शन ये जो फंक्शन है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, अगर ये काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या मतलब काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन का कि u का x इक्वल टू वी वाई यू वाई इक्वल टू नेगेटिव वी एक्स के इक्वल आ जाता है, तो वहाँ पर क्या फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को हम इसका कन्वर्स कर रहे हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि वहाँ पर अगर काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, उलट है, अपोजिट है कि अगर काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लाजमी नहीं है कि वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। इस चीज़ को करने लगे हैं हम। अब यहाँ पर देखें इस रिमार्क में वही बात बताई जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। देखें कन्वर्स ऑफ लास्ट थ्योरम का लास्ट थ्योरम कौन सा, ये वाला थ्योरम जो कि अभी हमने प्रूफ किया है। कन्वर्स ऑफ लास्ट थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट इज सीआरडी इक्वेशन आर नॉट सफिशिएंट टू गारंटी दैट एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल। कि काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन ये गारंटी देने के लिए काफ़ी नहीं है गारंटी देने के लिए कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। सीधी बात मैं आपको इस तरह समझाऊं कि अगर किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पर उसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ठीक, ये बात बताई जा रही है। अब इसके दूसरे अल्फाज में वो ये इस तरह भी हम कह सकते हैं, डेट इज द काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट सफिशिएंट टू गारंटी। ये गारंटी देने के लिए काफ़ी नहीं होती काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की दो कंडीशन थी ना, जो दो कंडीशन थी वो दो कंडीशन ये नहीं शो करती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो ये कंडीशन वो है काफ़ी नहीं होती एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए। ठीक हो गया, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है।
अब इस ऊपर इस वाले थ्योरम का जो कन्वर्स है, कन्वर्स की ये एग्जांपल है। अब ये कन्वर्स जो उसने बताया है ना, वो ये कन्वर्स की ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। देखिए, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये चीज़ इस चीज़ का मतलब जो है वो ये इस एग्जांपल में बताया जा रहा है। देखें, हमने कहा ना कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट, मैं आपको दोबारा दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट बताता हूँ। देखें, प्रीवियस थ्योरम में हमें ये बताया गया था ना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z0 के ऊपर, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो वहाँ पर वो कॉची-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये हमने सेटिस्फाई करवा लिया। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अगर अपोजिट उलट लेकर चलें कि वहाँ पर पहले उस फंक्शन की हम ये चेक कर लें कि कॉची-रीमान डिफरेंशिएबल कॉची-आडी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करवा लें पहले कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की, तो क्या वो अपोजिट के हिसाब से क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा? तो वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक हो गया। अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स करते हैं। देखिए, कन्वर्स की ये स्टेटमेंट है। पहले हमने खुद से एक एग्जांपल लिया। देखें, वो उसकी कन्वर्स की एग्जांपल ये वाली है। देखें, कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ z इज इक्वल टू। अब यह हमने फंक्शन लिया है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस थ्योरम का या एग्जांपल का इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना है। देखें, कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय, कोई फंक्शन f इस तरह से डिफाइन है कि f ऑफ z इज इक्वल टू 0 है। अगर z की वैल्यू 0 हो जाए तो फंक्शन ही पूरा 0 हो जाएगा। अगर z की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कोई और वैल्यू है, तो वहाँ पर फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, u इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू वी इंटू एक्स वाई, कि u भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, v भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, उस केस में जब z जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर z 0 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर z 0 के इक्वल ना होगा तो आपके पास जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के इक्वल होगा। अब जरा आपने बात को समझना है। वी आर द फंक्शन u एंड v आर गिवन बाय, u और v इस टाइप के फंक्शन है। u और v को हमने कुछ इस तरह का डिफाइन कर रखा है। देखें, ये जो फंक्शन है ना, u जो कि फंक्शन है x0 y0 का, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। अब v जो कि फंक्शन है x y का, वो इक्वल है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ तक सेम है, सिर्फ इतना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। वी शैल शो दैट द कॉची-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन बट f प्राइम इंटू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। वही बात बताई जा रही है। देखिए, ये फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई है। अगर ये फंक्शन ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इसकी जो कॉची-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन, जो CR इक्वेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई है। अगर ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई है तो क्या ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा? तो ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकता है, ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर क्योंकि ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वी शैल शो दैट, हम ये शो करवाएंगे कॉची-रीमान इक्वेशन जो है वो ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव सेटिस्फाई नहीं होता। हमने ये शो करना है। बिल्कुल उस थ्योरम का कन्वर्स है। उस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन अगर किसी फंक्शन की कॉची-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो वहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। जो कॉची-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन कोई ना कोई पॉइंट है, ठीक हो गया, ओरिजिन कोई ना कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अगर कॉची-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वहाँ पर वो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उस थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। तो देखें, अब करते हैं, हम शो करवाएंगे कि कॉची-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई हैं। तो देखें, हमने फंक्शन ले लिया f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ जहाँ पर अब देखें हमने 0 ले लिया ना। अब हमारे पास z क्या है, 0 है। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन की बात कर रहे हैं ना, ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो z क्या होगा, 0। जब z 0 होगा तो फंक्शन भी 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जब ओरिजिन के पॉइंट ले रहे हैं ना तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0, जहाँ पर u जो कि फंक्शन एक्स वाई का वो भी 0 के इक्वल है, v जो कि फंक्शन एक्स वाई का वो भी 0 के इक्वल होगा। तो u इंटू 0 0 इक्वल टू 0, v इंटू 0 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन का पॉइंट ले रहे हैं ना। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन वी हैव। पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पॉइंट किस पर, x भी 0 y भी 0 के ऊपर। तो ये क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव, अब देखें जिस तरह प्रीवियस हमने किया था ना, यहाँ पर ये देखें जिस तरह प्रीवियस हमने किया था, ये देखें यहाँ पर
बिल्कुल सेम इसी मेथड से ये जो आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला था यहाँ पर, इस फार्मूले को हमने इस तरह लिखा था ना, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किस पॉइंट के ऊपर, x नॉट y नॉट के ऊपर, u का डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर, x नॉट y नॉट के ऊपर, किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट। बिल्कुल सेम उसी मेथड से वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखें कुछ इस तरह से कि अब हम यहाँ पर काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं ना, तो उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी कंडीशन ये थी कि u का x इक्वल टू वी वाई होना चाहिए, u y इक्वल टू नेगेटिव वी एक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम u x ले रहे हैं, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 0, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 0 0 इक्वल टू लिमिट। अब देखिए यहाँ पर u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लिया हुआ है, x के रिस्पेक्ट लिया हुआ है ना, तो x टेंड टू 0 इंटू u इंटू एक्स कोमा 0 माइनस u इंटू 0 0, क्योंकि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तब मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा ना, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 0 0, तो वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, u इंटू 0 0 होना चाहिए, x माइनस 0 होना चाहिए। तो अब इसको सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर क्या होगा u इंटू एक्स, x जगह आप देखिए यहाँ पर एक और बात समझे ज़रा, देखें u का डेरिवेटिव, ये मैं आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे ना 0 0 पॉइंट के ऊपर, तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा, ले देखें लिमिट x, ये जो x लिखा हुआ है ना, ये x टेंड टू 0 इंटू u इंटू किसके रिस्पेक्ट लिया हुआ है, x के, इसी में चेंजिंग करनी है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको 0 0 रखना है। तो u इंटू एक्स कॉमा 0, u इंटू u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लिया हुआ है, x के, तो u इंटू एक्स के रिस्पेक्ट लिया हुआ है कॉमा 0, y तो 0 होगा यहाँ पर, माइनस u इंटू यहाँ पर 0 0 ही रखना है, आप कुछ भी नहीं करना, 0 0 ही रखना है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया हुआ था, x के रिस्पेक्ट, तो x माइनस 0 आप लिखेंगे क्योंकि y यहाँ पर 0 है। अब देखें यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट x टेंड टू 0 को मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखें u इंटू एक्स कॉमा 0, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। x के इक्वल कैसे आई है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर x तो हमें चाहिए, तो यहाँ पर x को वैसे लिखा रहने दें, तो y को यहाँ पर 0 के इक्वल पुट कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या होगा, y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, खत्म हो जाएगा, x की पावर 3 रह जाएगा, नीचे x क्या रह जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल, ऊपर x रह जाएगा, तो ये यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब इसी तरह u इंटू 0 0, x भी 0 हो y भी 0 हो, तो ये इसका आंसर ही 0 बनता है, तो वो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई x माइनस 0 को x लिख सकते हैं। अब इसको इससे कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसी तरह हमने लिया u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, u इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, बाकी ये एज इट आ जाएंगे। ठीक हो गया, फर्क सिर्फ इतना है। देखें वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, देखें u का डेरिवेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे ना तो वो क्या आएगा 0 0 पॉइंट के ऊपर, लिमिट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y टेंड्स टू 0, u इंटू एक्स नहीं है 0 है, तो y की y तो है पर, तो y इंटू यहाँ पर तो 0 0 होगा, तो यहाँ पर y माइनस 0 हो जाएगा, तो लिमिट y टेंड टू 0, यहाँ पर क्या होगा। अब देखें ऊपर वाला जो आपके पास फंक्शन था उसमें आप x की जगह 0 रख दें, y को y ही रहने दें, तो क्या बनेगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस y आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, यहाँ पर x को 0 रखना है, y को y रखना है। यहाँ पर देखें ये यहाँ देखें, वीडियो की लेंथ ज़रा बड़ी होगी लेकिन थ्योरम को आपने ज़रा कंसेप्ट से समझना है ताकि आपको परेशानी ना हो। देखें x को 0 रखें, y को वैसे लिखा रहने दें, x 0 नीचे वाला ये भी x स्क्वायर 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा y, तो इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर x y रह जाएगा, इट मीन ऊपर नेगेटिव y रह जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेगेटिव y आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जैसे इसकी जगह 0 0 u में x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, जैसे ऊपर u था तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, y नीचे वैसे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक हो गया। अब देखें, अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, v इंटू किसके रिस्पेक्ट लिया हुआ x कॉमा y तो नहीं है यहाँ पर 0, माइनस v, वहाँ पर u था, अब यहाँ पर v है, तो यहाँ पर तो v 0 0 होता है। अब यहाँ पर क्या है x माइनस 0, अब यहाँ पर देखें लिमिट x टेंड टू 0, अब v इंटू एक्स 0, यहाँ पर x को x वैसे ही रखना है, y की जगह 0 रखना है। अब v किस तरह डिफाइन था, देखें v कुछ इस तरह से डिफाइन था, देखें x को वैसे रखना है, y को यहाँ पर 0 रखना है, तो y जैसे 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, x के कैंसिल, तो यहाँ पर जस्ट एक x रह जाएगा।
तो वही मैंने एक x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह 0 डिवाइडेड बाई x सिंपलीफाई करेंगे तो 1। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, लिमिट y टेंड टू 0। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है तो x 0 होगा, कोमा y माइनस v, तो यहाँ पर तो 0 0 होता है डिवाइडेड बाई y माइनस 0। तो यहाँ पर देखें y माइनस 0, x माइनस 0, y माइनस 0, तो ये क्या होगा लिमिट y डिवाइडेड बाई y। इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, x की जगह 0 रखेंगे, y को एज इट रखेंगे, तो क्या आएगा y आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई y। वैसे ही लिखा रहने देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 6 है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड देखें 3 and 6 और फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 6 और 3 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये इक्वल आएगा। देखें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 0 0 इक्वल आ जाएगा v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू 0 0 के, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू 0 0 इक्वल होगा नेगेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं कभी कभी इसे पढ़ता हूँ u का y, v का x, u का x, तो इस तरह पढ़ता हूँ। तो आपने समझना है कि ये u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। देखें उसकी कंडीशन क्या थी, ux इक्वल होना चाहिए vy के, तो ux किसके इक्वल है, ux इक्वल है 1 के, तो vy किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है। देखें vy किसके इक्वल है 1 के, और ux पीछे जो हमने प्रूव किया था वो भी 1 के इक्वल आया था, दोनों की वैल्यू 1 इक्वल टू 1 प्रूफ होगी। uy इक्वल होना चाहिए नेगेटिव vx के, तो uy किसके इक्वल है, uy इक्वल है नेगेटिव 1 के, तो नेगेटिव 1 इक्वल टू ये नेगेटिव वैसे लिखा रहने दें v का x, vx किसके इक्वल है 1 के। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें उसकी कंडीशन क्या थी, ux इक्वल होना चाहिए आपके पास, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ux इक्वल होना चाहिए आपके पास vy के एंड uy इक्वल होना चाहिए नेगेटिव vx के। अब आपने ux की वैल्यू निकाली है 1 के, ठीक हो गया, vy की आपने वैल्यू निकाली है 1 के, तो यहाँ 1 पुट करें, 1 इक्वल टू होता है 1 के, uy की आपने वैल्यू निकाली है नेगेटिव 1 के, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव 1 पुट करता हूँ, माइनस को वैसे लिखा रहने दें, vx की वैल्यू आपने निकाली है, देखिए 1 के इक्वल है तो वो पुट कर, देखें नेगेटिव 1 इक्वल हो गया नेगेटिव 1 के, 1 इक्वल हो गया 1 के, इट मीन काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई होगी, याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, देखें काशी-रीमान डिफरेंशिएबिलिटी और सेटिस्फाई एट CRD इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई ओरिजिन के ऊपर। अब हम चेक कर रहे हैं कि ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक हो गया। अगर तो ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव सेटिस्फाई हो गया तो वो वहाँ पर वो फंक्शन जो है वो कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। अगर उसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो कन्वर्स ट्रू नहीं है उस थ्योरम का जो हमने पहले पढ़ा है। तो काशी-रीमान डिफरेंशिएबल सेटिस्फाई एट ओरिजिन CRD इक्वेशन जो है वो ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, ओरिजिन कोई ना कोई पॉइंट है। अब हम चेक कर रहे हैं कि उस पॉइंट के ऊपर क्या आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, f प्राइम इंटू 0 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमने ये शो करना है, देखें सपोज दैट f प्राइम इंटू एग्जिस्ट, हमने कंट्राडिक्शन ले लिया, अपोजिट प्रूफ ले लिया कि हमने कह दिया कि f प्राइम इंटू 0 एग्जिस्ट करता है। अगर f प्राइम इंटू 0 एग्जिस्ट करता है तो उसकी इस थ्योरम की पहली वीडियो में हमने बताया था कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी में कि अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर लिमिट भी यूनिक होनी चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक हो गया। तो हमने कह दिया, सपोज कर दिया कि f प्राइम इंटू 0 एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर यहाँ पर लिमिट यूनिक होनी चाहिए, चाहे एक लाइन के रिस्पेक्ट हम उसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं या y के रिस्पेक्ट उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये यूनिक आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, अलग अलग ना हो। तो ये बात बताई जा रही है कि अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लिमिट यूनिक होनी चाहिए। तो f प्राइम इंटू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह होगा, देखिए अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है, तो जिस तरह होता था ना f प्राइम इंटू z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट होता था। तो सेम अगर वहाँ पर z नॉट की जगह क्या है 0 आ गया, बाकी सेम है, f प्राइम इंटू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0, लिमिट z टेंड टू 0। f ऑफ z किसकी इक्वल है, f ऑफ z मैंने आपको पहले भी बताया था, f ऑफ z जो है वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। मैंने बताया था ना कि अगर z 0 के इक्वल नहीं है तो z की क्या वैल्यू होगी, वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, u इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा v इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पर z क्या है 0 है, z 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए यहाँ पर f ऑफ z 0 के इक्वल होगा, अगर z 0 हो जाए 0 के इक्वल ना होगा, f ऑफ z की वैल्यू निकाल रहे हैं तो f ऑफ z की वैल्यू ये इसके इक्वल होगी। देखें वही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी, f ऑफ z इसकी इक्वल हो जाएगी, z 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाई, अब z किसके इक्वल, z क्योंकि कम्प्लेक्स फंक्शन है तो z इक्वल होगा x प्लस आयोटा y के, ठीक हो गया। अब देखिए लिमिट z टेंड टू 0 को मैंने वैसे लिख दिया, यू जो कि फंक्शन एक्स वाई का उसे भी वैसे, आयोटा को वैसे, इसको मैंने वैसे लिख दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, 0 को हटा दिया, वैसे सिंपलीफाई कर दिया। अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 7 है। मज़ीद सिंपलीफाई करने के लिए देखें, अब हमने सपोज किया था ना कि फंक्शन जो है वो ओरिजिन के ऊपर
देखिए यहाँ पर हमने ये सपोज किया था कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ओरिजिन के ऊपर। अगर उसका डेरिवेटिव ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर या किसी लाइन के रिस्पेक्ट ले लें तो उसकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। तो पहले हमने लिख लिया लेट जेड अप्रोचेस जीरो अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट हम लिमिट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। वाई इक्वल टू एक्स, देन द इक्वेशन 7 बिकम लिमिट एफ प्राइम इंटू जीरो वैसे आएगा, लिमिट जेड टेंड टू जीरो वैसे। अब यहाँ पर वाई की जगह क्या पुट कर रहे हैं, एक्स पुट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन के रिस्पेक्ट लिमिट की वैल्यू को आप निकाल रहे हैं, इस तरह समझिए आप, ठीक हो गया। प्लेन में देखें एक्स वाई की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया, वाई की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया, डिवाइडेड बाई वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, लिमिट एक्स जेड टेंड टू जीरो को वैसे लिख दे। अब यू इंटू एक्स वाई किस तरह से डिफाइन था, यू इंटू एक्स वाई कुछ इस तरह से डिफाइन था ना, यहाँ पर ये देखें यू इंटू एक्स कम वाई, एक्स के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। अगर ये यहाँ पर ये जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है वाई की जगह भी एक्स हो जाता है तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर देखें ये इस तरह बन जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3 डिवाइडेड बाई एस के प्लस वाई के प्लस आयोटा वी। अब वी को देख रहे हैं, वी अगर वी में वाई की जगह भी एक्स पुट कर दें प्रीवियस जैसा कि डिफाइन था तो क्या बनेगा, एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई एस के प्लस एक्स के डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा एक्स को वैसे लिखा रहने दें। सिंप्लीफाई करें तो ये तो जीरो हो जाएगा ऊपर, क्योंकि एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 है तो जीरो हो जाएगा प्लस आयोटा। अब ये क्या होगा 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 है डिवाइडेड बाई x की पावर 2 है तो क्या बनेगा, x की पावर 3 x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल तो x रह जाएगा, नीचे क्या है x कॉमन निकाल, लिमिट z टेंड टू जीरो, यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो बनती है प्लस आयोटा। अब यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू x के इक्वल आएगी, इसमें से मैंने x को कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब देखें यहाँ पर z तो है नहीं हमारे पास कि जिसकी जगह मैं जीरो लिमिट पुट करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आयोटा x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस आयोटा है, तो x से x कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब मैं कहता हूँ कि ये आयोटा नीचे ना हो, इसे आयोटा ऊपर होना चाहिए, तो ये नीचे वाले आयोटा को ऊपर लिखने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कुछ इस तरह से किया जाता है कि नीचे वाला जो फंक्शन है ना उसका कॉन्जुगेट लेकर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, उससे डिवाइड भी करते हैं। 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट को मैं लूँगा तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ जो साइन होता है वही चेंज होता है। अब 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 माइनस आयोटा होगा। अब 1 माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 माइनस आयोटा से मैंने डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि जब मैं इसको कैंसल आउट करूँगा तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा अगेन ये हासिल होगा मुझे। इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 के इक्वल, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बनेगा आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, अब देखें आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 की इक्वल होता है नेगेटिव 1 और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/2, तो यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा। देखें z ये जो लिमिट है हमारे पास, लिमिट z अप्रोचेज जीरो अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, कि एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट की जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा की इक्वल आई है। अब हम चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी बिल्कुल सेम इसी तरह लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब नो इफ z अप्रोचेज अलॉन्ग द लाइन x एक्सिस, जिसमें x एक्सिस की अब जब बात करेंगे ना x एक्सिस में, आपको पता है वहाँ पर x एक्सिस में y जीरो होता है, देन इक्वेशन 8 बिकम्स, ये जो आपके पास इक्वेशन 8 आपको नज़र आ रही है यहाँ पर हम क्या करेंगे y को जीरो पुट कर देंगे, इक्वेशन 8 में y को जीरो पुट कर देंगे, x की लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि z मैंने आपको बताया था जब भी हम एक्स वाई प्लेन के अंदर जब किसी z कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर देते हैं तो वो z प्लेन बन जाता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है। अब z के अंदर एक्स वाई होता है तो x में मैंने लिमिट y इक्वल टू जीरो पुट करना है यहाँ पर और x की लिमिट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा फिर मैं देखता हूँ कि ये इक्वेशन 8 वाला ये जो लिमिट का जो आंसर आया है क्या वो सेम है, अगर तो सेम है तो f प्राइम इंटू जीरो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये आंसर सेम नहीं, यूनिक नहीं आ रहा और आंसर निकल के आ रहा है, तब हमारे पास f प्राइम इंटू जीरो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, f प्राइम इंटू जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो u इंटू एक्स
0 प्लस वी। अब देखें, मैंने जब बताया था इक्वेशन 8 में जो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसमें y की जगह 0 पुट कर दें, बाकी को सिंप्लीफाई करें। देखें एफ प्राइम इंटू 0 को मैंने वैसे लिख दिया लिमिट, अब z में x y होता है तो y की जगह मैंने 0 पुट करूँ तो बाकी बचेगा x, तो x टेन टू 0 u इंटू एक्स, y की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी y की जगह 0, यहाँ पर भी y की जगह 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखें जो ऊपर आपके पास कंडीशन डिफाइन थी u इंटू एक्स वाई, y को आप 0 रखें, x को वैसे लिखा रहने दें तो आंसर आ जाएगा x प्लस आयोटा को वैसे लिखा रहने दें, v जो जिस तरह डिफाइन था उसमें x को वैसे लिखा रहने दें, y की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर x आएगा। यहाँ से मैं x को कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई x, तो ये देखें इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब ये x क्योंकि इस x से खत्म हो चुका है यहाँ पर, अब और x तो है नहीं कि जिसकी जगह मैं 0 पुट करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब अगर आप गौर से देखते हैं एक का आंसर आया 1 प्लस आयोटा जो कि इक्वेशन नंबर 9 है, और इक्वेशन नंबर 8 का आंसर आया था 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये दोनों सेम नहीं है। x एक्सिस में लें या y एक्सिस में लें या z अप्रोचेज अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट लिमिट की वैल्यू निकालें या किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट लिमिट की वैल्यू को निकालें तो दोनों यूनिक नहीं आ रही। अगर दोनों यूनिक नहीं आ रही तो इट मीन f प्राइम इंटू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी नो दैट द लिमिट इन इक्वेशन 7 में जो लिमिट है, ये जो लिमिट है वो इज नॉट यूनिक, लिमिट जो है वो यहाँ पर यूनिक नहीं है। एक हमने एक लाइन ली, लाइन के रिस्पेक्ट लिमिट की वैल्यू को चेक करने की कोशिश की क्योंकि वो भी तो एक्स वाई प्लेन में होती है, वो उसमें उसके रिस्पेक्ट चेक करने की कोशिश की लिमिट को, तो आंसर कोई और निकल के आया है। अब एक्स एक्स या वाई एक्स के रिस्पेक्ट आप चेक करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट आपके पास लिमिट की कोई और वैल्यू निकल के आएगी, तो वो सेम नहीं है। सो आवर सपोजिशन एट दैट एफ प्राइम इंटू 0 एग्जिस्ट इज रॉन्ग, कि हमारी जो सपोजिशन थी, जो हमने कहा था कि एफ प्राइम इंटू 0 एग्जिस्ट करेगा, वो गलत है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन हमने शो कर दिया कि एफ प्राइम इंटू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। Hence the function f is not differentiable at the origin के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कन्वर्स था उस थ्योरम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या किया है। देखिए आज के इस लेक्चर की लेंथ थोड़ा बढ़ गई है। देखिए हमारे पास ना फंक्शन था कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, हमने कहा था कि अगर ये फंक्शन किसी पॉइंट z0 के ऊपर अगर डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पर काशी और पोजेसेस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी पोजेस करता है x0 y0 के ऊपर, तो वहाँ पर काशी रीमान डिफरेंशिएबिलिटी की दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, हम लेकर चले कि f प्राइम इंटू 0 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि उसके बाद जो काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। फिर हमने एक रिमार्क किया, रिमार्क में हमने कहा कि काशी रीमान इक्वेशन या काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन नेसेसरी इन ऑर्डर दैट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बी डिफरेंशिएबल। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नेसेसरी है। अब यहाँ पर फिर हमने कहा कि काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेटिस्फाई ना हो तो वहाँ पर फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखें काशी रीमान डिफरेंशिएबल, अब एक फंक्शन है जहाँ पर काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पर फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर देखें आप, देखें ये हमने इसके बाद ये एग्जांपल की थी, यहाँ पर काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई और फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं था, सिर्फ उसी ओरिजिन के ऊपर था। इसके बाद हमने एक रिमार्क को डिस्कस किया, रिमार्क जो था वो फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स था। कन्वर्स वो में बताया गया था कि अगर जहाँ पर काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वहाँ पर लाजमी नहीं होता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। काशी रीमान इक्वेशन और नॉट सफिशिएंट टू गारंटी, ये गारंटी देने के लिए काफ़ी नहीं होती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वो काशी रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो भी गई तो अब भी हम ये नहीं बता सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर तो वो ये लिमिट की वैल्यू यूनिक आ रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी लाइन के रिस्पेक्ट या एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर वो लिमिट यूनिक नहीं आ रही होगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो उसको इस तरह में हमने ये प्रूव किया है इसमें कि काशी रीमान इक्वेशन तो किसी कंडीशन में किसी कम्प्लेक्स वेव फंक्शन में तो सेटिस्फाई हो जाती हैं, पर वो ये शो नहीं करती कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन को के थ्योरम को लेकर हम प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।